हेलो फ्रेंड्स, वेलकम विथ माय चैनल फ्यूचर स्टॉपर्स। माय नेम इज खुशबू रानी। लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, इसके मीनिंग क्या पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कि कॉस्ट कितने टाइप्स की होती है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ना डिफरेंट टाइप पे की जाती है। फर्स्ट हम करेंगे एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, एलिमेंट्स पे क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसमें हमारे थ्री वर्क। फर्स्ट आता है मटेरियल, कि मटेरियल के रूप में करते हैं, जिसमें हमारा आता है डायरेक्ट मटेरियल, और इनडायरेक्ट मटेरियल। सेकंड आता है हमारे पास लेबर, जिसमें आता है डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। फिर आता है हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस, एक आता है हमारे पास एक्सपेंसेस, जिसमें आता है डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको मिला के बनते हैं हमारे ओवरहेड्स, जो होते हैं हमारे खर्चे कुछ, जिसमें आता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री, और आता है हमारे इसमें फैक्ट्री के बाद हमारे पास आता है इसमें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या एलिमेंट्स में क्या होता है, मटेरियल आता है। मटेरियल में भी हमारे दो होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। जो डायरेक्ट आता है, एक इनडायरेक्ट मतलब जो पता ही नहीं होता किस सोर्स से आ रहा है। फिर आता है हमारे पास लेबर। लेबर में भी डायरेक्ट लेबर होता है, हम डायरेक्टली वर्क कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट लेबर होता है जो वैसे वर्क मतलब जो मतलब इनडायरेक्ट हो रहा है, हमें पता ही नहीं है हमारी लेबर कैसे वर्क कर रही है। फिर आता है एक्सपेंस, ये भी डायरेक्ट जो एकदम से खर्चे हो रहे हैं, और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होते हैं जो बेवजह ही हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कहाँ से हमारे खर्चे होते हैं, जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं। इन सबको मिला के बनते हैं हमारे ओवरहेड्स। ये एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हो सकते हैं, फैक्ट्री के हो सकते हैं, सेल्स से रिलेटेड और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। अब हम इनके मीनिंग्स पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहले हम मटेरियल कंप्लीट करेंगे, मटेरियल क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद द मटेरियल। मटेरियल में हमने दो पार्ट पढ़े थे, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। डायरेक्ट मटेरियल इज द मटेरियल are the material who are calculated the per unit material cost of any product। डायरेक्ट मटेरियल में क्या किया जाता है, इसमें पर यूनिट कॉस्ट देखी जाती है। जैसे अगर 10 यूनिट्स हैं किसी प्रोडक्ट की, तो 10 यूनिट्स की कॉस्ट हम बता रखे कि इसमें पर यूनिट कॉस्ट 5 रुपीज है। 5 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट है, तो 10 रुपीज की कितनी होगी, 50। तो 50 रुपीज हमारी इसमें कॉस्ट होगी टोटल। इसमें बोल दिया कि 5 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट है, जिसमें पर यूनिट कॉस्ट के एक यूनिट की कॉस्ट निकाली जाती है। उससे हमें पता चलता है कि टोटल मटेरियल पे हमारा कितना खर्चा होता है। उसको कहते हैं हम डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल में क्या किया जाता है, पर यूनिट कॉस्ट को देखा जाता है। हमें पर यूनिट कॉस्ट दी होती है उस पर, और हमें बताया होता है कितने यूनिट्स हमने मटेरियल परचेज किया है। फिर उसको हम उससे मल्टीप्लाई करके अपनी कॉस्ट निकालते हैं, जिससे पर यूनिट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट मटेरियल, जिसमें पर यूनिट कॉस्ट निकाला जाता है। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल
The material are used for production but not really traceable. कि वो मटेरियल होता है मतलब हमें प्रोडक्शन में तो यूज हो रहा है बट लेकिन हम उसको कम्प्लीटली ट्रेस नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्टली यूज हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल में तो पर यूनिट कॉस्ट का हमें पता होता है बट लेकिन इसमें हमें पर यूनिट कॉस्ट का पता नहीं होता क्योंकि हम इसको ट्रेस ही नहीं कर सकते, इसका सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, क्या ऐसा मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज तो किया जाता है बट लेकिन वो ट्रेसेबल नहीं होता। ठीक है, जैसे ग्लव्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, उसमें हमें पता होता है कि ग्लव्स बन रहे हैं बट अगेन उसमें क्या क्या मटेरियल यूज हुआ सिर्फ हम कपड़े का पता होगा हमें, बाकी और प्रोडक्ट का तो नहीं पता होता कि कैसे की सिलाई में मशीनरी का यूज हो रहा है, उसमें कौन सा धागा यूज हो रहा है, हम उसका इतना मटेरियल का ध्यान नहीं रखते ना। इसलिए ये मतलब कि ट्रेसेबल है, बस हमें दिखेगा, ट्रेसेस दिखेंगे कि हाँ सिलाई हुई है बट ये नहीं पता होगा कि कौन सा मटेरियल उसमें यूज हुआ है। ठीक है, ये होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, मतलब कि जो प्रोडक्शन में यूज जरूर होता है, ठीक है, बट लेकिन हम उसको पूरी तरह से ट्रेस नहीं कर सकते, हमें थोड़ा बहुत पता होगा उसका कि इतना मटेरियल यूज हो, मतलब एस्टिमेशन होता है, क्योंकि जब भी हम सिलाई करते हैं हमें थोड़ा ना पता होता है कितनी रीलें लग रही है कितनी, वो हमारे तो सिर्फ एस्टिमेशन होता है कि इसको बनाने में 6-7 रीलें लगी, बेशक लगी ज्यादा हो। ठीक है, ये होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, आई होप आपको मटेरियल क्लियर होगा। मटेरियल में दो पॉइंट्स हमारे, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। अब हम आगे पढ़ेंगे लेबर क्या होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द लेबर। ठीक है, हमने मटेरियल कंप्लीट कर लिया अपनी कॉस्ट में। ठीक है, अब हम लेबर पढ़ेंगे। लेबर में भी 2 पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट होता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कौन होता है? लेबर इज आर whom are labor is who are fully involved in production and manufacturing of the goods and सर्विसेज। देखो, लेबर क्या होता है? लेबर वो पर्सन होता है जो फुल्ली इन्वॉल्व होता है, हमें दिखता है कि वो इन्वॉल्व है हमारे प्रोडक्शन में और हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, कि कोई भी रॉ मटेरियल तो पहला पार्ट था। ठीक है, रॉ मटेरियल आ जाता है जब तो हम प्रोडक्शन ही करते हैं, वो प्रोडक्शन लेबर के बिना तो हो ही नहीं सकती, जब तक लेबर ही नहीं होगी तो हमारा गुड्स कैसे कन्वर्ट होगा। तो यही बताते हैं कि लेबर वो पर्सन होता है जो फुल्ली तरह इन्वॉल्व होता है, मतलब पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है हमारे किसमें, प्रोडक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में, किसमें, हमारे गुड्स और सर्विसिंग में, मतलब गुड्स को बनाने में। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट लेबर। ठीक है, डायरेक्ट लेबर को जो हमें दिखता है कि हाँ वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है जो हमारे फुली हमारे इन्वॉल्व होते हैं उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है? जो फुली, विच पर्सन आर नॉट आर इन्वॉल्व बट नॉट ट्रेसेबल, आर इन्वॉल्व्ड बट नॉट ट्रेसेबल। देखो, इनडायरेक्ट लेबर में क्या कि वो इन्वॉल्व जरूर हो रहा है बट वो ट्रेसेबल नहीं होता। कई बार क्या होता है किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में काफी लेबर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन हमें कि 3-4 वर्कर्स का ही पता चलता है कि इन्होंने ज्यादा वर्क किया है, जिसको थोड़ा बहुत लेबर का काम होता है वो हमें ट्रेसेबल नहीं होता ना। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनोगे, जैसे आप बेड वगैरह बनाओगे, उसमें देखो लकड़ वाला अलग होगा, ठीक है, लकड़ी को वो करने वाला अलग होगा, उस पर किल्ले ठोकने वाला अलग होगा। क्या पता आपको ये पता हो कि जिन्होंने हमारी बुक्स खरीदी है उसका पता हो आपको, और किल्ले ठोकने वाला तो दिखा ही ना हो, क्योंकि उसका काम तो सिर्फ उतना ही है, वो क्या पता 1 घंटे में काम करके चला जाए। ठीक है, कि उसकी लेबर काउंट तो होगी बट लेकिन पूरी तरह से नहीं होगी, वो सिर्फ कुछ हद तक ही काउंट होगी। ठीक है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर, मतलब कि जो इन्वॉल्व तो होता है बट लेकिन उसका प्रोडक्शन में पूरा हाथ नहीं होता। ठीक है, बस वो थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है, वो होता है हमारा इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, डायरेक्ट लेवल में क्या होता है कि वो पर्सन जो फुली रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसने प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में अपना पूरा ध्यान दिया है। ठीक है, ये था डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर।
आई होप आपको लेबर क्लियर हुआ होगा कि लेबर क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट का लास्ट पॉइंट हमारा एक्सपेंसेस, ठीक है। क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में हमारे दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? These expenses are directly incurred by the company for goods and services, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो गया फ्यूल, हो गया हमारा, ठीक है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी होगी। देखो अब ये क्या कहते हैं, जो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली इनकर्ड मतलब जो कंपनी के द्वारा करने ही डायरेक्टली किए जाते हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ खर्चे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा तो होता ही कंपलसरी, ठीक है। हमारा फ्यूल से रिलेटेड खर्चा भी होता है, हमारी हमारी लाइटनिंग से रिलेटेड खर्चा भी होता है, मतलब जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, जो कंपलसरी खर्चे होते हैं, ठीक है, उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक है, जो कंपनी द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो इनडायरेक्टली आ जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? These expenses are not directly incurred by the company for goods and services। देखो लाइक क्या हो गया हमारे पास, सॉरी, टैक्सेस एंड रेट्स, ठीक है, ध्यान रखना। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो कंपनी और डायरेक्टली इनके जो इनडायरेक्टली आ जाते हैं। अब देखो टैक्स है, ठीक है, वो इनडायरेक्ट आ जाता है, उसका पता नहीं होता, हर महीने वो अपने हिसाब से होता है। हर देख किसी महीने हमने सिर्फ 2000 का टैक्स भरा, किसमें प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो 5000 का। जो इनडायरेक्ट होता है, जो कंपलसरी नहीं होता, जो फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है, कभी भी आ सकता है हमारे पास। ऐसे रेट्स हैं, रेट भी कभी आ सकते हैं, जैसे हम 5% रेट है, ठीक है, टैक्स का, वो बढ़ के 8% भी हो सकता है, वो 10% भी हो सकता है, जो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, जो इनडायरेक्टली आ जाते हैं कि हमें, और जो भरने ही भरने पड़ते हैं बट इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है, जो कंपनी द्वारा पूरी तरह इनकर्ड नहीं किया जाता, इसके बारे में कंपनी को पता होता है। जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो कंपनी की निगरानी में होते हैं, कंपनी को पता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्यूल हो गया, इनके खर्चे तो देने देने हैं। ऐसे इनडायरेक्ट खर्चे हैं। इनडायरेक्ट खर्चे जो डायरेक्टली नहीं आते, इनडायरेक्ट आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कब वो आ जाए, वो होते हैं हमारे टैक्सेस और रेट्स। आई होप आपको क्लियर होगा एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है। ये तो थे हमारे एलिमेंट बेसिस क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पॉइंट कि किस बेस पे हम अपनी कोस्ट को क्लासिफाई करते हैं। देखो पहले तो हमने एलिमेंट के बेसिस पे पढ़ा था, अब सेकंड है हमने किसके क्लासिफिकेशन करी, क्लासिफिकेशन कॉस्ट ऑन डिग्री ऑफ फेसिबिलिटी के बेस पे, ठीक है। इसमें दो टाइप से की गई है, किस टाइप से? टू टाइप से, ठीक है। एक हमारी डायरेक्ट कॉस्ट, एक हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है हमारी, जो क्या होती है किसी भी डायरेक्ट प्रोडक्शन से क्रिएट होती है, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट आर द एनालिसिस ऑफ any production of the goods, like जैसे वुड। देखो डायरेक्ट कॉस्ट तो कैसे होते हैं, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक है, उसको हमने प्रोडक्शन किया। जब हम किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उसको करने पर जो कॉस्ट आती है वो डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट कैसे हो सकती है? देखो वुड है, वुड मतलब लकड़ी, हमने लकड़ी खरीदी, हमें दिख रही है वो, उस पर हमने जो खर्चा किया वो भी हमें पता है कि इतना खरीदा, ठीक है। एक कंपनी ने 4 लाख की वुड खरीदी,
ठीक है, उसे परचेज किया, रॉ मटेरियल इतने का, फिर जब उसने उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया तो उससे जो कॉस्ट है, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने पर उसके पास कॉस्ट आ गई 2 लाख, तो उसको ये भी पता था जिस कॉस्ट को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसका हमें पता होता है, ठीक है, वो तो होती है हमें डायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या होती है, ये इजीली ट्रेसेबल होती है, क्योंकि इसका इजीली ट्रेसेबल होता है, क्योंकि हमें पता होता है रॉ मटेरियल पे कितना खर्चा हुआ और उसके प्रोडक्शन में कितना खर्चा हुआ, उन दोनों को मिला के हमें डायरेक्ट कॉस्ट बनती है, ठीक है, ये तो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज द एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन इन एनी गुड बट नॉट ट्रेसेबल। जैसे आ गया इसमें कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजर, देखो ये क्यों है इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या, हमने प्रोडक्शन में तो कॉस्ट लगाई, ठीक है, प्रोडक्शन में क्या किया, हमने काम किया, ठीक है, रॉ मटेरियल का यूज किया, उससे गुड्स प्रोड्यूस तो हुए, बट देखिए जब भी कोई भी वर्कर काम करता है तो उसको सुपरवाइज करने वाला तो कोई होता ही है जो बताता है, ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजर होती है वो ट्रेसेबल तो नहीं होती ना, तब हम तो सिर्फ जब गुड बन जाता है, ठीक है, जब उसको फिनिश्ड गुड बनता है तो हम ये कहते हैं कि इसकी इतनी कॉस्ट हो गया, अभी गुड्स तैयार हो गए, हम ये तो नहीं कहते हैं ना कि सुपरवाइजर की इतनी कॉस्ट होगी, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो ट्रेसेबल नहीं होती, क्योंकि ये ट्रेस थोड़ी ना हुई है, उसने तो सिर्फ सुपरवाइज किया है, उसको सैलरी मिलेगी, तो इसको कॉस्ट में थोड़ा ना डालेंगे, अगर बाई चांस कई बार हमें क्वेश्चन में दिया हो तो इसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट करके लिखेंगे क्वेश्चन में, अगर हमें कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजर दे रखा हो या किसी मैनेजमेंट का दे रखा हो, ठीक है, ये हमें डायरेक्ट बता रहा है कि उसने प्रोडक्शन तो किया, ठीक है, प्रोडक्शन तो हमने रॉ मटेरियल से किया, फिर उसको मशीनरी का यूज करके हमने फिनिश्ड गुड्स में बनाया, बट लेकिन ये थोड़ी ना बताया कि उसने कि सुपरवाइजर ने सुपरवाइज किया, ठीक है, अगर जो कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का तो हमें ये पता है कि हमने उसने हमें बताया कि तुमने ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है, बट लेकिन हम तो प्रोडक्ट ही कॉस्ट को लेके चलते हैं ना, इससे इनडायरेक्ट कॉस्ट में वो कॉस्ट आती है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होती, ठीक है, जो किसी मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, और डायरेक्ट कॉस्ट होती है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम एनालाइज कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि कितनी कॉस्ट आई है रॉ मटेरियल पे, कितना उसको फिनिश गुड्स में बनाने में कॉस्ट लगा है, ठीक है, जो ट्रेसेबल है, ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा डायरेक्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ डिग्री फिजिबल। अगर इससे रिलेटेड आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको बताकर नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट। आई होप आपको ये दो क्लासिफिकेशन क्लियर हो गए, एलिमेंट वाला भी जिसमें हमने मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ा था, ये सेकंड क्लासिफिकेशन है जिसमें डिग्री ऑफ फिजिबिलिटी थी, इसमें हमारी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है। let's start with the next classification of cost. थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर के अकॉर्डिंग। देखो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है हमारा टोटल कॉस्ट, क्या आता है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या आते हैं, पर यूनिट कॉस्ट का टोटल होता है, जो कि हमने रॉ मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट पे जितना भी खर्चा किया है, ठीक है, उसको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है हमारा, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट जो हाफ फिक्स्ड होती है, हाफ वेरिएबल होती है, हाफ फिक्स्ड कॉस्ट होती है, और एक आता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, इसमें फिर हमारे सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में आता है सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड। ये देखो ये हमारा चार्ट है कि क्लासिफिकेशन बिहेवियर में हम कैसे क्लास हुआ है, पहले टोटल कॉस्ट लेते हैं, ठीक है, टोटल कॉस्ट के अंदर हम अपने वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं, ठीक है, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट को लेते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में दो टाइप्स आते हैं, वेरिएबल, क्योंकि सेमी है, सेमी को होता है हाफ, ठीक है, कि इस कॉस्ट में क्या है, सेमी हाफ तो वेरिएबल कॉस्ट है हमारी, जो कॉस्ट है हाफ वेरिएबल नेचर की और हाफ हमारी फिक्स्ड नेचर की है, ठीक है, ये चार्ट आपको क्लियर हो। अब हम इनके मीनिंग्स पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, कि क्या क्या इनका मीनिंग है और कैसे हम इनका यूज करते हैं, ठीक है,
लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। देखो अब हम पहले पढ़ेंगे फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट आर नॉट चेंज इन एनी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपली बता, नाम से पता चला फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है कि वो एक ऐसा फिक्स्ड अमाउंट होता है ना कि जिसमें कोई चेंज ही नहीं होता, चाहे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं चाहे हम यूनिट खरीद रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको बोलना कि कोई भी हमने रॉ मटेरियल खरीदा है इसके साथ, वो 10 रुपए पर यूनिट है और उसने कहा कि फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे आपने 1 मंथ पहले खरीदा है, जब आप अगले मंथ भी उस यूनिट को परचेज करोगे ना तब भी उसका प्राइस 10 रुपीज ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे कहती है कि फिक्स्ड है हमारी, ठीक है, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। कहते हैं ना एक दाम की दुकान, कहते हैं कि एक ही दाम है बस, इसी में आपको ले, कि वो कहता है कि मैंने इसे फिक्स्ड कॉस्ट रख रखी है, इसी कॉस्ट में आपको उस प्रोडक्ट को खरीदना है, चाहे आप जितनी बार भी आओगे ना वो उतनी कॉस्ट में आपको मिलेगी। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? जिसमें कोई चेंज ही नहीं होता पर यूनिट कॉस्ट में, ठीक है, कि किसी कोई भी चेंज नहीं होता किसी भी यूनिट के प्रोडक्शन में, ठीक है, वो होते हैं फिक्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट आती है इसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वो होती है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये फिक्स्ड होते हैं जिसका टोटल वैल्यू को देखा जाता है, ठीक है। क्या हमने जितनी यूनिट खरीदी है ना, है जैसे पर यूनिट कॉस्ट उसमें 10 रुपीज है, आपने परचेज की 60 यूनिट, जब आपने 60 यूनिट परचेज करी और उसने बोला कि 10 रुपीज की है तो 600 हो गया। ये जो टोटल प्राइस होता है ना वो टोटल कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट। कि कई बार क्या होता है कि वो पर यूनिट कॉस्ट नहीं बताता, वो आपने जितने प्रोडक्ट जितनी यूनिट्स मांगी ना, जैसे कि आपने मांग लिया 70 यूनिट्स, तो कहेगा कि मेरी 70 यूनिट्स की कॉस्ट ना फिक्स्ड है, मैं आपसे सिर्फ ये 900 की पड़ेगी, ठीक है। उसे आपको पर यूनिट कॉस्ट ही नहीं बताई, उसने डायरेक्ट आपको प्राइस बता दिया, ठीक है। ये होती है टोटल कॉस्ट जो कांस्टेंट होती है, जिसमें पर यूनिट कॉस्ट नहीं होती, इसमें डायरेक्ट हमें कॉस्ट के बारे में बता दिया जाता है, ये टोटल कॉस्ट। फर्स्ट वाले में तो हमें पर यूनिट कॉस्ट का पता चलता है क्या एक यूनिट की इतनी वैल्यू, आप जितने भी लोगे ना उसकी यही वैल्यू रहेगी। इसमें क्या हमें पर यूनिट कॉस्ट के बारे में नहीं बताया जाता, इसमें जितनी यूनिट्स होती है ना उसकी टोटल कॉस्ट बता देते हैं कि अगर आप 80 यूनिट्स लोगे तो आपको ये 1000 की पड़ेगी, ये हमारा फिक्स्ड प्राइस है, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। ये होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्लियर। एक आता है सर पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है कुछ स्मॉलर चेंज हो सकता है, कैसे कि इसमें पर यूनिट कॉस्ट जो है स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होता है, इसमें स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। देखो ये क्या बोलते हैं, इसमें तो पर यूनिट था हमने कि पर यूनिट कॉस्ट हमें फिक्स रहेगी, कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि जितना प्रोडक्शन ले मतलब जितनी यूनिट्स लेनी है उनकी टोटल वैल्यू बताएगा, ठीक है। जो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है इसमें क्या होता है कि इसमें स्मॉलर यूनिट मतलब इसमें इसमें उसमें तो ये होता है कि हमने जितनी ले लिया हमारी मर्जी है टोटल, इसमें ये फिक्स्ड होता है कि आप सिर्फ अगर आप सिर्फ 50 यूनिट्स तक ही ले सकते हो, 50 यूनिट्स है, 50 यूनिट है उनकी वैल्यू से 200 है, कि जो अगर आप 50 यूनिट्स लोगे ना इसमें पर यूनिट कॉस्ट है तो वो 200 की मिलेगी आपको हर बार। और इसमें क्या होता था, इसमें जितनी कॉस्ट होती रहती थी ना, जितनी यूनिट्स बढ़ती रहती थी उतनी आपके चेंजेस होते रहते थे, बढ़ते रहते थे अमाउंट। जैसे आपने 300 यूनिट्स मतलब सॉरी 30 यूनिट्स ली, वो आपको 400 की पड़ेगी, अगर आपने 50 यूनिट्स ली तो वो 600 की, इस केस में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में, ठीक है। बट लेकिन पर यूनिट कॉस्ट में क्या होता है, इसमें ना 10 से लेके 50 तक ना यूनिट्स तक आपकी वैल्यू 200 ही रहेगी, इसमें फिक्स्ड कर दिया यूनिट के हिसाब से। इसमें क्या था, इसमें यूनिट के हिसाब से फिक्स्ड था, इसमें तो आपने जितनी यूनिट लिया उतनी वैल्यू है फिक्स्ड, और इसमें फिक्स्ड कर दिया कि 10 से 50 यूनिट में आपको 200 ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे 70 टू 100 यूनिट्स तक आपको 1800 पे करने पड़ेंगे ऐसे प्राइस, ठीक है। ये होता है
द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। अब आता है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट हमने पढ़ी, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, क्या बताती है हमें, जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनाती है। वेरिएबल मतलब जो हमने वेरिएबल्स में वर्क किया, ठीक है, प्रोपोर्शंस में, तो एक साथ काम ना करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में वर्क कर लिया। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आर द एनालाइज ऑफ any proportion of the product। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें जितने भी प्रोपोर्शंस होते हैं ना, उनकी कॉस्ट को देखा जाता है। जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट अलग देखेगा, उससे जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी कॉस्ट को अलग काउंट करेगा। ठीक है, जो प्रोपोर्शंस में करता है, जो डायरेक्ट ना करके ना प्रोपोर्शंस में करता है। फिक्स्ड में क्या होता है, फिक्स्ड ही होता है कि एक बार में कैलकुलेट होगी। ठीक है, बट लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम चेंजेस कर करके करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल के अलग लेंगे, फिनिश्ड गुड्स के अलग लेंगे। ठीक है, ये होती है प्रोपोर्शंस में। ठीक है, और इसमें क्या होती है, हमारी कॉस्ट इंक्रीजमेंट में भी जा सकते हो, डिक्रीजमेंट में भी, क्योंकि हम प्रोपोर्शंस में कर रहे हैं। क्या बता आपकी रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट हो वो तो डिक्रीज हो, मतलब कम रॉ मटेरियल खरीदने में आपका खर्चा कम आया हो। ठीक है, और जबकि आपने जब उनसे मैन्युफैक्चरिंग करी उस पर कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो गया, मतलब खर्चा ज्यादा हो गया। ठीक है, इसमें कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती क्योंकि ये प्रोपोर्शंस में हो रही है, ये फ्लेक्सिबल होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, ये होती है वेरिएबल कॉस्ट। आई होप आपको वेरिएबल कॉस्ट क्लियर होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। फिक्स्ड कॉस्ट हमने क्लियर कर लिया, वेरिएबल कॉस्ट हमने क्लियर कर लिया, यह है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो फिक्स्ड भी होती है और कांस्टेंट भी होती है। ठीक है, क्या होती है, फिक्स्ड भी होती है एंड वेरिएबल भी होती है। कैसे होती है, देख कि इसमें क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स की कॉस्ट तो फिक्स्ड में ही रखते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदा, जिस कंपनी से उसने रॉ मटेरियल खरीदा ना, उसने क्या किया कि हमारे रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहेगी, आपको चाहे जितना मर्जी मटेरियल लेना हो। ठीक है, तो उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, और जब हम उसका प्रोडक्शन करेंगे तब हमारी कॉस्ट थोड़ा ना फिक्स्ड रहेगी, प्रोडक्शन के समय तो खर्चा बढ़ भी सकता है, इसलिए उसको वेरिएबल में लेंगे। ठीक है, इसे इसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। इसमें इसका मीनिंग क्या है, सिंपली सेमी वेरिएबल का, कि इसमें जो प्रोडक्शन और जो मटेरियल की कॉस्ट होती है वो क्या होती है, अनचेंजेबल होती है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड एनी प्रोडक्शन आर अनचेंज्ड। इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट वो फिक्स्ड है तो फिक्स्ड ही रहेगी। ठीक है, अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है वो वेरिएबल में जाएगी, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल तो फिक्स्ड कॉस्ट में खरीद लिया। ठीक है, उसकी जो कैलकुलेशन करके फिक्स्ड कॉस्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, और हमें बोल दिया क्वेश्चन में कि जो प्रोडक्शन है वो फिक्स्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको हम वेरिएबल कॉस्ट मान के चलेंगे। ठीक है, मैंने बताया था सेमी वेरिएबल में फिक्स्ड भी आता है, वेरिएबल भी, की हाफ तो वो वेरिएबल कॉस्ट है, हाफ वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको इसका डायग्राम्स बताऊंगी, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे पता चलती है, वेरिएबल क्या, मतलब क्या, इनके आप डायग्राम्स करेंगे। ठीक है, देखो ये फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ा था हमने पहले, मैंने क्या कहा था, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज ही नहीं होता, वो फिक्स्ड रहती है। ठीक है, तो देखो उसका जो डायग्राम होगा ना आपका फिक्स्ड कॉस्ट का, वो देखो ऐसे रहेगा, कांस्टेंट, कोई चेंज ही नहीं है, ये फिक्स्ड है। क्या ये फिक्स्ड कॉस्ट है, क्लियर, क्योंकि उसमें कोई कोई प्रोडक्ट में जो प्राइस है वो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा हमारी सीधी जाती है। ठीक है, कि एक ही अमाउंट है हर बार जितना भी लो आप। ठीक है, ये था हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आएगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, देखो वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनेगी हमारी, वो ऐसे जाएगी, वो ऐसे क्यों जा रही है, क्योंकि हमारे चेंज होता रहता है, वो फिक्स्ड नहीं रहती, क्योंकि हम इसे प्रपोर्शंस में करते हैं। देखो जैसे पहले कम प्रोडक्शन किया, ठीक है, फिर
फिर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोपोर्शंस में जा रहा है। देखो ये देखो, पहले डिक्रीज था, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज था, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, ठीक है। ये प्रोपोर्शंस में है, देखो, इसलिए ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट, क्या हमारी वेरिएबल कॉस्ट हमेशा ऐसे जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेमी वेरिएबल का, ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, देखो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या कहा था, हाफ फिक्स्ड होते हैं वो और हाफ वेरिएबल होते हैं, सिंपल होएगा ये। देखो ये भी, ये फिक्स्ड कॉस्ट गई हमारी, क्लियर, और यहां से हमारी वेरिएबल कॉस्ट गई है, कॉस्ट, कॉस्ट, y एक्सिस और सेमी वेरिएबल क्या हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब हाफ हाफ है, तो इसमें हम दोनों को लेंगे कि इसमें आधी कॉस्ट तो हमारी फिक्स्ड है, ठीक है, इसलिए हमने सीधी लाइन दिखाई, और आधी हमारी वेरिएबल है। वेरिएबल मैंने आपको बताया प्रोपोर्शंस में जाते हैं कि इतना पार्ट तो हमारा फिक्स्ड है, ठीक है, और ये हमारे प्रोपोर्शंस में है, डिक्रीज में जा रहा है, कभी इंक्रीज में जा रहा है, ठीक है। ये होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में सीधा डायग्राम था, ठीक है, ये तो फिक्स्ड कॉस्ट थी अभी, और देखो वेरिएबल कॉस्ट में हमारा डायग्राम कैसे जाता है, ऐसे, देखो बिल्कुल टच होके, ठीक है। और यहाँ पे हमने कैसे बनाया, पहले फिक्स्ड कॉस्ट को डायग्राम में लिया, फिर हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली, इसमें के आधा फिक्स्ड है और आधा वेरिएबल है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट पढ़ी, और हमने ये पढ़ी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।